अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज है 7 अगस्त जुमेरात और आज़ादी की फेस्टिविटीज़ जो है ना वो हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा नुमायाँ और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, विच इज़ ग्रेट। एंड ऑल्सो बिकॉज देखिए आज़ादी 14 अगस्त जो है वो 2 वीक्स इनटू द मंथ आ ही जाता है, तो 2 हफ्ते तो तैयारियों में ही लग जाता है, कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो रहा और इस मरतबा तैयारी भी स्पेशल है ना। हाँ, इस मरतबा तैयारी भी स्पेशल है क्योंकि मारका हक की वजह से हमारी सेलिब्रेशन डबल हो रही है। और अभी से जो बिल्डिंग्स 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले सजा करती थी वो अभी से हमें उन पे चिरागा हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से ही वो एवर सिंस द मारका हक आज़ादी फील्ड्स जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह आना स्टार्ट हो गई थी, और एकदम से एक चीज़ होती है ना आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एट टाइम्स, फिर वो सामने आ जाती है और उसकी एक दफ़ा फिर कदर होती है। फिर हुकूमती सतह पे ग्रैंड प्रोग्राम्स है, मतलब ये कराची के विजुअल्स देखें जनाब आप, और फ्रेयर हॉल को भी मैंने रात को देखा, वो तो वैसे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, क्या हसीन लग रही थी, वो भी सज गया है। सखर से कुछ विजुअल्स आ रहे थे, ये कराची के कुछ विजुअल्स हैं सिंध यूथ क्लब कराची के। और इस तरह इसके अलावा भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं, फ्रेयर हॉल का तो आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी व्हेन यू आर ड्राइविंग अराउंड इन द इवनिंग, खासतौर पे दिन में तो ऑब्वियसली लाइटें नहीं ऑन होंगी, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इन इवनिंग यू विल सी। अच्छा प्लीज, आपको पता है जियो का एक रिवाज है, एक ट्रेंड है, आप हमें व्हाट्सएप करते हैं अपनी तैयारियां, तो वो जरूर कीजिएगा। जियो पाकिस्तान को एक्स पे आप जियो पाकिस्तान टीवी के नाम से टैग कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की तारीख के कुछ सबसे बड़े आर्टिस्ट इकट्ठे परफॉर्म करने जा रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, सो यू शुड आल्सो लुक आउट। हैदराबाद एक्चुअली सकरन कराची में 13 को आतिफ असलम, हदीका कियानी, सज्जाद अली, नेशनल स्टेडियम, सबसे बड़ा वेन्यू, फ्री एंट्री, रजिस्टर योरसेल्फ। अच्छा जी, उसके अलावा वैसे तो कराची में तो लोग फिर भी जाके देख ही लेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बारिशें तो नहीं हो रही है, हुई नहीं है, लेकिन जहाँ बारिश हो रही है वो हमने आपको ज़रूर बताना है। खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पंजाब के पिंडी रीजन में मानसून का छठा स्पेल जो है वो ऐसा ज़ोरों शोर से जारी है, और बारिशों की शिद्दत का ये आलम है कि इस्लामाबाद जैसा प्लानिंग से बनाया गया शहर भी पानी संभालने में नाकाम है। ये ले जी तस्वीरें भी आ गई, और साथ ही आपको बताएं कि इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्ठा बख्तावर, ये इस्लामाबाद का इलाका है। You would tell me. I mean, I have lived all my, I've never heard. चक शहजाद के पास है, ये जरा आउटस्कर्ट्स है, तो वो जी डूबा हुआ है। चक शहजाद इस्लामाबाद वो जरा आउटर स्कर्ट्स में हो जाता है ना, बट आपको पता है शहर भी तो बहुत फैल गए हैं और फैल रहे हैं मुसलसल। हाँ नहीं, चक शहजाद तो पुराना ही है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो पानी जी घरों में दाखिल हो रहा है, गाड़ियाँ तक पानी में डूबी हुई हैं, बाराकहू, सवा और PHA फ्लैट्स भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ अपनी जगह, लेकिन ये सवाल भी हो रहा है कि बग़ैर मनसूबा बंदी के बनाई गई सोसाइटीज़ भी सैलाबी सूरत हाल की वजह बन रही हैं। पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी ने यह मामला कल कौमी असम्बली में भी उठाया। आज भी जो न्यूज़ के अंदर था कि जो मारगिला के साथ सोसाइटीज़ हैं वो सब के सब अंडर वाटर हैं, और इसी तरह दरिया सवा में जो सवा सोसाइटी बनाई गई है, सवा टाउन, गौरी टाउन, ये सब पानी के आबी गुजरगाहों पे। तो क्या गवर्नमेंट हुकूमत ने इनको, इन रास्तों को, पानी की जो गुजरगाहें कुदरती हैं उनको रोकने के लिए कोई इस तरह इक़दाम किए हैं जिससे हम मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचे जा सकें? क्योंकि इस्लामाबाद का जो मेरा ख्याल CDA का मैप था उसमें इस तरह की कोई सोसाइटी नहीं थी जो इतनी इनलीगल सोसाइटीज़ बन गई हैं। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के कई इलाकों में सैलाबी कैफियत का नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी भी कायम की है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जिससे इस बात का खदशा बढ़ गया है कि बारिशों से मुतासरीन की तादाद मज़ीद बढ़ेगी। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत शिज़ा मनसब अली ने ऐवान में कल तस्लीम किया कि इस किस्म के हालात मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा हो रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हुकूमत सैलाबी पानी को महफूज बनाकर इस्तेमाल करने और तजावुज़ात के खात्मे पर काम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब जो हालात पिंडी रीजन में नज़र आ रहे हैं, अब क्या ही कहें, ज़रूरी हो गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के अलावा हुकूमत को कोई सोसाइटीज़ की प्लानिंग के मामलात को भी देखना होगा। एज इट इज़ अगर आपका कोई एक मौसम है, कोई आपका रीजनल मौसम है और आप उसी पे चीज़ें बनाते चले जाएं, थिंग्स टेंड टू चेंज। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो वो प्लानिंग के बगैर ना कुछ बनाना वो बेवकूफ़ी है। और जो बन गई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उखाड़ फेंकें, उनमें इम्प्रूवमेंट्स करें, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगियों की
जमा पूंजी होती है जब ये घर खरीदे जाते हैं और ये ज़मीनें मौजूद होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, यहाँ बिजली लग जाती है, गैस आ जाती है, पानी की लाइनें बिछ जाती हैं, तमाम महकमे अपने काम करते हैं ना, और फिर अचानक से एक दिन कह दिया जाता है कि ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर पता चल ही गया ना, तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़रमीन, बारिशों की ज़रा अपडेट दें कि क्या सिलसिला चल रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद का तो खैर आपको बताएंगे, आप बताएंगे हमें। पिंडी डूबा हुआ है, सुनने में यही आ रहा है। देखिए, सूरत हाल बारिशों की तो ये है कि मानसून का छठा स्पेल है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि मानसून के जुलाई में मानसून ज्यादा बरसेगा, जबकि अगस्त में मानसून जरा कदरे कम हो जाएगा जुलाई की निस्बत। छठा स्पेल जब ये आया तो बारिशें इसी तरह जैसे पहले हो रही थी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल अलबत्ता ये नहीं है। सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में कल गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में सिर्फ 30 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जैसे आप सबने देखा कि चट्टा बख्तावर इस्लामाबाद का इलाका है, चक शहजाद के बिल्कुल सामने है, बनी गाला से जाने वाले रास्ते से बिल्कुल साथ ही इसका भी रास्ता बनता है, और वहां जो था वो कुछ 6 से 7 गलियां ऐसी थी जो कि पानी की नजर हो गई और बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रही थी। रीजन यही बना, जैसे आप लोग अभी बता रहे थे कि तजावुज़ात कायम कर ली जाती हैं नाले के अतराफ में। कल भी यही देखने में आया कि इलाका मकीनों से मैंने वहाँ पे विजिट की और बात की, तो वो यही बता रहे थे कि नाले को तंग किया गया है, वहां पर सोसाइटीज और घर बनाए गए गैर कानूनी तौर पर, और नाले की ज़ाहिर सफाई भी नहीं हुई थी, तो नाला तंग होकर ज़ाहिर है वो उबल गया और वो गलियों में आ गया और लोगों के घर जो थे वो डूब गए। काफी सारा सामान का नुकसान हुआ, खवातीन परेशान थी अपने सामान के हवाले से। यही सूरत हाल थी। पिंडी की भी यही सूरत हाल है। अब हमें पता नहीं होता क्योंकि मानसून का सीजन है, किसी इलाके में बारिश ज्यादा हो जाती है और किसी इलाके में बारिश हो ही नहीं रही होती। आज और आने वाले 2-4 दिनों में महकमा मौसमियात की क्या पेशगोई है? क्या मजीद बारिश होगी? मौसम कैसा रहेगा? देखिए, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मौसम आज भी यही है। गुज़श्ता शब बारिश रिकॉर्ड की गई है। 7 तारीख तक ये स्पेल बताया गया है, जो कि 4 अगस्त से दाखिल हुआ था मुल्क भर में। 7 तारीख तक ये जारी रहेगा और 7 तारीख तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर इलाका जात में बारिश होगी और नशेबी इलाकों में पानी आ सकता है। महकमा मौसमियात ये पहले से ही आगाह कर रहा है, लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बारिश किस इलाके में ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पर जो है पानी ज्यादा आ जाता है, क्योंकि वहां पर नशेबी इलाके होते हैं और कोई पता नहीं होता कि नाले की वहाँ पे सफाई हुई है या नहीं हुई, इंक्रोचमेंट वहाँ पे बनाई गई है। इसी तरह से ये देखा गया कि इस्लामाबाद के कई ऐसी जगह सोसाइटियों में पानी आया जहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। रावलपिंडी की भी यही सूरत हाल है। अभी फिलहाल रावलपिंडी डूबा तो नहीं है, लेकिन जब बारिश आती है तो ज़ाहिर नाला लई का लेवल ऊपर हो जाता है और नाला लई के अतराफ में जो मोहल्ले होते हैं, गलियां होती हैं, वहाँ पर पानी उबल कर आ जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद में ये जो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जो E11 टाइप जगह हैं जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, रिलेटिवली न्यूअर कंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जब हमने वीडियोस देखी तो वहाँ भी पानी का काफ़ी बुरा हाल था। वहाँ तो कुछ लैंड स्लाइडिंग टाइप भी हुई। वो बताएं, वो पानी वगैरह निकल गया सब कुछ? देखिए, बनी गाला में तो पानी फिलहाल निकल चुका है, लेकिन जाहिर है नई सोसाइटियां हैं, नए इलाके हैं, वहां पर लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। रावलपिंडी में तो पानी अक्सर नाला लई के अतराफ जो गलियां हैं वहां पर आता रहता है, लेकिन इस्लामाबाद में ये पहली दफा देखने में आ रहा है कि किसी भी सोसाइटी में और किसी भी नई जगह पर पानी जो है एकदम से आ जाता है। और कितनी मुतहर्रिक है सूरत हाल में? मतलब जब लोगों को ये भी शिकायत थी कि हम बार बार कॉल कर रहे हैं लेकिन अमला पहुंच नहीं रहा है उनकी मदद के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। कल सुबह 5-5:30 के अतराफ बता रहे हैं कि सुबह पानी इस्लामाबाद में आया था, लेकिन अमला जो था, CDA का अमला पहुंचा, रेस्क्यू का अमला पहुंचा, लेकिन काफी लेट पहुंचे। सिर्फ बच्चों को वहां से निकाला गया, लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन सामान रेस्क्यू नहीं हो सका। और लोगों का सामान जो होता है वो काफी मेहनत से लोगों ने बनाया हुआ होता है। वो करने के लिए भी कोई इंतजाम किया या बस इस इंतजार में है कि पानी जब खुद उतरेगा तब उतरेगा? कोई पंप कल वहां पे मशीनें मौजूद थी चट्टा बख्तावर के इलाके में, लेकिन पंप का कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। क्रेनें मौजूद थी जो कि मिट्टी हटा रहे थे, मिट्टी हटा के वहां से रास्ता बनाया जाता था। और उसके अलावा कुछ CDA का अमला मौजूद था जो कि सफाई वगैरह कर रहा था, लेकिन वहाँ पे पंप्स का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। अगर ये मिट्टी पहले नाले की तरफ से हटा ली जाए, वहां से रास्ता साफ कर लिया जाए, तो ये पानी गलियों में और सड़कों पे ही क्यों दाखिल हो? ये सवाल इसका मतलब तो ये हुआ ना ज़रमीन के वो पहले प्रेपरेशन जो है वो नहीं थी, इसीलिए तो, क्योंकि अब अगर आके वो मिट्टी हटा रहे हैं एंड ऑल दैट, अगर पहले ये सारी सफाई हो जाती है नाले वगैरह, तो वहाँ भी कुछ बेहतरी आ जाती। क्योंकि इस्लामाबाद में अनयूजुअल बात है कि पानी जितनी भी बारिश हो जाए वहाँ पानी खड़ा हो, तो दिस इज डेफिनेटली यहाँ भी कोई कोताही हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड हो रही है, लेकिन
जाहिर है अभी तो कल भी 30 मिलीमीटर तो कोई खास बारिश नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया ज़मीन फॉर अपडेटिंग अस कि वहाँ क्या हो रहा है। अब जरा जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम तो है ना क्लाइमेट चेंज पे, तो उस पर हम बात करना चाहते हैं। ज़ैनब नईम माहिर माहौलियात हमारे साथ हैं। ज़ैनब, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मानसून यहाँ हमेशा ही आते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा ही बारिशें भी हुई हैं, सैलाब भी देखे गए हैं, लेकिन हालिया सालों में शिद्दत जो है वो कुछ तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि बढ़ गई है। तो क्या ये सब माहौलियाती तब्दीली का ही असर है, ऐसा ही चलेगा? जी बिल्कुल, हालिया सालों में जो मानसून की शिद्दत में जो तेज़ी आई है उसके पीछे बिल्कुल क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली का नाम दे दीजिए, इसी वजह से ये शिद्दत इख्तियार कर रही है। और आज से कुछ डेकेड्स पहले या कुछ दिहाइयों पहले साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से मौसम जो है उसमें तगय्युरात आएंगे, उनमें तेज़ी आएगी, उनमें तब्दीली आएगी, गर्मी शदीद पड़ेगी, बारिशें जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी और सैलाब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल प्रेडिक्टेड कुछ सालों पहले, और लेकिन उसमें वल्नरेबिलिटी का भी जिक्र था कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ये मामला ज्यादा होंगे, और जिसमें साउथ एशिया का खित्ता शामिल है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है या ऐसा प्रोसेस है जिसको स्पीड अप करने के पीछे आपके तरक्याती ममालिक शामिल है जिन्होंने कोयला, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन अनचेक ग्रोथ की थी। अभी क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये तबाही की तरफ की ग्रोथ थी, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है पूरी दुनिया ने कह दिया है कि अब आप क्लाइमेट चेंज के लिए क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, ग्रोथ पे चेक्स लगाएं। लेकिन हम क्योंकि गरीब ममालिक में शुमार होता है हमारा, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग ना इसमें शामिल थे, लेकिन इसके असरात जो है वो हम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं इस वक्त, इसलिए ये शिद्दत आ चुकी है मानसून सीजन में। ये बताइएगा ज़ैनब साहबा का, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो इस्लामाबाद तो एक ऐसा शहर है जो प्लानिंग के साथ ही बना था। अब यहाँ पानी के निकास के लिए नाले दरिया भी हैं, एक पूरा निज़ाम है मरबूत, इसके इर्द गिर्द आबादियाँ, सोसाइटियाँ क्यों मुतासर हो रही हैं फिर? देखिए, जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद का प्लान भी जब 60s में यहाँ कैपिटल शिफ्ट किया गया था, तो उस वक्त प्लान ये था कि जो इसके ग्रीन जोन्स है या बफर जोन्स है या वो जो जहाँ जंगलात हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और क्योंकि ये मारगला हिल्स की फुट हिल्स में ये शहर आबाद होना था, तो यहाँ पे ऊपर से जाहिर है आबशारे भी हैं, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तो ये बताया गया था कि इनके रास्तों को आपने नहीं छेड़ना और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है कुछ जोन्स में करनी और कुछ में नहीं करनी। हमने ओरिजिनल प्लान फॉलो नहीं किया। पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद का तो चले तब प्लान बन गया था, इस वक्त अर्बन प्लानिंग बिल्कुल मौजूद नहीं है, इसीलिए इस्लामाबाद में उन सेक्टर्स में उन नालों के ऊपर, नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसमें अलाउड नहीं थी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक। और आपने देखा पिछले स्पेल में सैदपुर में क्या तबाही हुई, और अभी रिसेंटली जो बारिशें हो रही हैं, सैलाब उन सोसाइटीज में जो पोस्ट सोसाइटीज कहलाई जाती हैं वहां पे जो है वो पूरी सोसाइटीज डूब रही हैं, क्योंकि वहां पे नदियों नालों के रास्ते एक तो हमने इंक्रोच करती है, दूसरा उनको अंडरग्राउंड भी कोई रास्ता हमने नहीं छोड़ा उनके लिए कि वो गुजर सके। तो जाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बर्स्ट तो होते ही हैं, लेकिन नीचे जमीन पे हमारी अपनी मिस गवर्नेंस है जिसकी वजह से ये सोसाइटीज पूरी की पूरी डूब रही है। बेसिकली हमने जो भी रिसेंट ईयर्स में डेवलपमेंट्स किए हैं उसमें हमने वो क्लाइमेट के जो असरात जो अब हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमने मद्देनज़र नहीं रखा, और सैदपुर विलेज जो है दैट इज़ अ केस इन पॉइंट एज वेल। ज़ैनब, ये भी बताइएगा जो हालात हैं ऑब्वियसली उनमें एक तो प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म मतलब थी तो सही, लेकिन एक शॉर्ट टर्म भी होती है, फौरी तैयारियों वाली बात भी होती है। अब आप बताएं, सैलाब का ख़तरा तो अभी आजकल तो है ही है, क्या इस बार रूटीन वाली तैयारियां काफ़ी होंगी या फिर आपको लगता है कि ख़तरा ज़्यादा है, समथिंग मोर नीड्स टू बी डन? देखिए, हम लोगों का मसला ये है कि हमारी जो पिछले कई अरसे से या कई डेकेड से जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म है, और इसीलिए हम लोग भुगतते हैं। हम ये देखते ही नहीं कि अर्बन इंक्रोचमेंट करते जाएं, उस पर कोई लीगल इन्फोर्समेंट ना हो कि कंट्रोल करने के लिए, तो उससे ये सूरत हाल होती है जो अभी हम देख रहे हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे लीजिए कि 2010-11 में सवात में दरिया के ऊपर होटल बनता है, वो गिरता है, दोबारा 2022 के सैलाब में वो वहीं तामीर होता है, वहां फिर गिर जाता है और वो दोबारा तामीर हो जाता है। तो इसमें रीजन है कि दिस इज आवर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हम देख ही नहीं रहे कि इन द लॉन्ग रन कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें शदीद हो रही हैं, और हमारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हमने अपने शहरों को महफूज कैसे बनाना है ताकि वो फ्लडिंग से जो है उनकी प्रोटेक्शन हो सके। इसमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त होते हैं, हम ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट को या जंगलात की हम कटाई करते जा रहे हैं। जब दरख्त नहीं होते, बैरियर नहीं होता, तो सैलाबी रेले जो है वो तेजी से आते हैं। तो एक तो ये मसला है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी होलिस्टिक प्लानिंग होती है। क्लाइमेट चेंज को इस वक्त
नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न और नेशनल इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, तो उस तरह से कोऑर्डिनेशन और इन्फोर्समेंट में मसला आ रहा है। मेरे ख्याल से हमारी जो गवर्नेंस एंड प्लानिंग करने के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक साथ बैठने की जरूरत है और इस पर सोच विचार करने की जरूरत है कि क्या अगले साल भी हम लोग इसी तरह भुगत रहे होंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि सैलाब उन इलाकों में नहीं आ रहे जहां पहले आते थे, या दरियाई सैलाब नहीं है, ये अर्बन फ्लडिंग है और ये आपके इस्लामाबाद के पोस्ट सोसाइटीज तक पहुंच चुके हैं। तो व्हाट नीड्स टू बी डन, मेरे ख्याल से अभी बैठकर इस पर तैयारी करनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन नहीं है। सम वेरी वैलिड पॉइंट्स ज़ैनब साहिबा, आपने कहा क्योंकि अब ये प्रोविंशियल मैटर है, ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद इसलिए कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, तो इसके लिए कोई खुसूसी कमेटी हो जो कि फेडरेशन में तमाम सूबों को तमाम मामलात यकसुई से आगे बढ़ाने के लिए मदद फराहम करे। एंड एट द सेम टाइम जिस तरह हम कौमी सलामती के मसाइल बताते हैं ना, कौम को बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसमें बात करने की कोशिश हो तो कहा जाता है कि ये कौमी सलामती का मसला है, ये भी एक्चुअली कौमी सलामती का मसला है। क्लाइमेट चेंज एट द एंड ऑफ द डे तो मतलब हमारे सामने ही है, अब तो कुछ शक भी नहीं होना चाहिए। और बिसाइड जो पिछले कुछ सालों से इस साल हम देख रहे हैं, दैट शुड ऑलरेडी वार्न अस एंड देन मेक अस प्रिपेयर फॉर द कमिंग ईयर्स एज वेल, बिकॉज ये चीज़ होती ही रहेगी। अच्छा, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं क्लाइमेटिक इश्यूज जो हैं, ये क्लाइमेट चेंज से जो इश्यूज हैं हमारे यहाँ ही नहीं बन रहे, पूरी दुनिया में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। न्यू कासल, यॉर्कशायर, स्कॉटलैंड में एक सैलाब जो है, तूफान रादर जो है, तबाही मचाई है। फ्लोरेस इसका नाम है तूफान का। और हमारे साथी हैं स्कॉटलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ताहिर इनाम शेख ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं। ताज़ा तरीन तूफान फ्लोरेस ने बरतानिया के अक्सर इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तल कर दिया है। 90 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा और बारिश के तूफान के बायस कई इलाकों में ट्रेनें और परवाजें मुअत्तल कर दी गई। बेशुमार दरख्त सड़कों पर आन गिरे। बिजली के खंभे गिरने से 80,000 के करीब घरों की बिजली भी चली गई। अब तक 70,000 से ज्यादा घरों की बिजली को बहाल कर दिया गया है। वजह है कि तूफान के बायस बिजली जाने पर खाने पीने के अखराजात के तौर पर 30 पाउंड मिलते हैं, जबकि 48 घंटे से ज्यादा बिजली बंद होने पर 85 पाउंड और फिर हर अजाफी 6 घंटे के बाद 40 पाउंड मिलेंगे। बिजली और हवा के तूफान से मुतासर होने वाले अफराद को घरों में खुराक और दीगर जरूरी अशिया भी मुहैया की गई। ठीक, वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। थैंक यू ताहिर साहब। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। तूफान का ये होता है, सॉरी तस्वीर देखते ही याद आ गया कि दूर से ना विजुअली बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन बीच में अगर आप फंस जाएं और जहाँ वहाँ रहते हो तो देन इट इज कोई खूबसूरती नहीं है। सो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, लेकिन विजुअली यस दूर से अच्छा लगता है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम। अच्छा, एक और जगह अब आपको हैदराबाद लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी पानी जो है वो हमने देखना है कि किस सतह पे मौजूद है, ज़्यादा है भाई। और ख़ास तौर पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम कोटरी बराज। सैलाबी सूरत हाल है, अब किस लेवल का सैलाब है ये हमें अली नईम बता रहे हैं। ओवर टू यू अली। बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध पर बने आखिरी बैराज कोटरी बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोटरी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में 2,14,311 क्यूसेक पानी की आमद है, जबकि कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के अंदर 1,71,846 क्यूसेक पानी का अखराज किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कोटरी बैराज से निकलने वाली जो 4 नहरें हैं, वह उन नहरों के अंदर भी इस वक्त पानी का फ़्लो आम दिनों से बहुत ज़्यादा ज़ायद है। तकरीबन अपनी पीक के ऊपर ये तमाम नहरें बह रही हैं। ये कच्चे के इलाके हैं, उन कच्चे के इलाकों के अंदर भी पानी पहुंच चुका है और इस वक्त जो पानी यहाँ पर पहुंचा है उस पानी के पहुंचने से सबसे ज़्यादा माहीगीर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब दरिया सिंध के अंदर पानी आता है तो माहीगीरों का यहाँ पर रोज़गार लगता है, यहाँ पर मछली का शिकार किया जाता है और जो माहीगीर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यही वजह है कि इस वक्त डाउन स्ट्रीम के अंदर जो माहीगीर हैं वो अपनी कश्तियाँ लेकर मछली का शिकार करने में भी मसरूफ़ हैं। इस बैराज के हवाले से अगर बात की जाए तो इस बैराज का जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वो 9.25 लाख क्यूसिक है, जबकि 2 लाख क्यूसिक जब यहाँ पर पानी पहुँचता है तो यहाँ पर लो लेवल का फ्लड जो है उसको तस्वुर किया जाता है। इस वक्त जो कोटरी बैराज हुकाम के मुताबिक बैराज के ऊपर सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, लेकिन यहाँ से इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जी
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अली नईम फ्रॉम कोटरी बैराज। और निचले दर्जे का सैलाब भी रेला यहाँ से इस वक्त भी गुजर रहा है। आने वाले दिनों में ज़रा निगाह रखनी पड़ेगी कि मामला किस तरफ जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये बात तो खैर हम सारों को पता भी है, लेकिन दोबारा से रीइटरेट करने की ज़रूरत है। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का किरदार इंतहाई अहम होता है और पाकिस्तान इस पर फ़ख्र कर सकता है कि आज ज़िंदगी के हर शोबे में अक़लियती बरादरी अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। मुसल्लह अफवाज में भी अक़लियती बरादरी की बड़ी तादाद वतन अजीज़ के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और अक़लियती बरादरी को इनकी खदमात पर खराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब हुकूमत आज से सूबे में हफ्ता अक़लियती बरादरी यानी माइनॉरिटी वीक का आगाज करेगी। यानी कि पंजाब भर में माइनॉरिटीज़ वीक आज से सेलिब्रेट करना शुरू किया जा रहा है। लाहौर में आज सुन लीजिए, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, डबल डेकर बसों के काफिले कैथेड्रल चर्च ऑफ पाकिस्तान से रीगल चौक तक जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शजरकारी मुहिम भी होगी। डबल डेकर बसों का एक काफिला कृष्णा मंदिर, गुरुद्वारा डेरा साहब, बादशाही मस्जिद और फिर मज़ार इकबाल समेत मजहबी और सकाफती हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका दौरा भी करेगा। और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इससे क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। हमने अभी ब्रेक से पहले आपको बताया था कि पंजाब में आज से माइनॉरिटीज़ वीक सेलिब्रेट किया जाना शुरू हो रहा है और इस सिलसिले में बहुत सी तकरीबात हैं। आज तो डबल डेकर बस मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगी और तमाम माइनॉरिटीज़ का किरदार तो है, लेकिन उनको सेलिब्रेट भी होना ज़रूरी है ना। इसलिए हमने बात की है, हमारे खुसूसी मेहमान हैं पंजाब से वज़ीर अक़लियती उमूर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया अरोड़ा साहब, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। हम बड़े एक्साइटेड हैं एक्चुअली इस माइनॉरिटी वीक में, क्योंकि सच बात ये है कि ऑल्दो दिन जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है, लेकिन पूरा हफ्ता मनाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ये शायद पहले नहीं हुआ, वो भी आज़ादी के महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं जियो का शुक्रिया अदा करता हूँ बिकॉज ये जो हमारी सेलिब्रेशन है, आपको पता है जब से पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब आई हैं और उनका पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहना कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनके हकूक़ की पासदारी करना, उनका एहसास से महरूमी, एहसास से कमतरी ख़त्म करना, ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटी है। और फिर आपने देखा कि चाहे बैसाखी हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे क्रिसमस हो, वो सेलिब्रेट करना। और फिर दिवाली सीएम साहब ने अपने ऑफिस के अंदर सारी हिंदू कम्युनिटी को बुला के दिवाली का त्यौहार बनाया और खुशियों का केक काटा और फिर दिवाली का दिया जलाया। इसी तरह पिछले साल हमने जो माइनॉरिटी डे था वो पंजाब असेंबली के अंदर एक स्पेशल सेशन समझा था, हमने उसको सेलिब्रेट किया। इस दफा हमने ये पूरा माइनॉरिटी वीक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद आपसे गुफ्तगू करने के बाद हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। चर्च से दुआ के बाद, वहाँ पे एक पौधा लगाने के बाद, शजरकारी मुहिम के बाद हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे दुआएं मांगेंगे, फिर गुरुद्वारा साहब जाएंगे और फिर हम बादशाही मस्जिद जाएंगे। उसके बाद मज़ार जो है अल्लामा इकबाल साहब का वहाँ पे, और फिर सब इकट्ठे होंगे मीनार पाकिस्तान जो कि हमारी पाकिस्तान की हमारी इंटेग्रिटी है, वहाँ पे खड़े होकर हम पाकिस्तान की सालमियत की दुआएं मांगे, हम इकट्ठे होंगे। और ये इस दफ़ा जश्न आज़ादी भी और माइनॉरिटी डे की एक जो खुसूसी इनफरादियत भी है और एक खुशी का मौका है कि 10 मई के बाद वाला जो पाकिस्तान है, जिसकी शान, जिसकी पहचान दुनिया में जो बताया गया, जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन बनाने महसूस था, मार्का हक था, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई, पाकिस्तान को जाता है। और हम आज ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज है, ना सिर्फ महफूज है बल्कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को इज्जत दी जाती है। वाइस वर्सा बहुत सारे ममालिक के अंदर रहते हैं, शायद इस तरीके से नहीं होता, लेकिन जो पिछले जिस तरीके से जब इंटीग्रेशन हुई भारत की तरफ से, तो तमाम पाकिस्तानियों ने यक ज़ुबा होकर एक कौम बन के दुनिया को एक पैगाम दिया कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो आज बहुत खुशी का मौका है और मुझे इंतहाई खुशी है कि आज हम सब मिलके इस दिन को सरदार साहब आज के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए, जाहिर है आपका बड़ापन है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अक़लियतें महफूज हैं और अक़लियतों को यकसा मौक़े मैसर हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारी कोताहियाँ भी हैं और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आप ये वीक मना रहे हैं, एक तो बता दीजिएगा कि लाहौर के अलावा पंजाब भर में क्या एक्टिविटीज़ होंगी, फिर आप
क्या चाहेंगे, क्या हम अपने रवैये में, जो अक़लियतें नहीं हैं इस मुल्क में, मैं तो ये चाहूँगा कि हम अपने रवैये में क्या तब्दीली करें जिससे हम आपको और बेहतर महसूस करा सकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाफ़ी है, हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है अभी आप लोगों के लिए। अब्दुल्ला साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बड़े पद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस बात को कहा, यस आई टोटली विद यू। डिस्पाइट एक बड़ा कंडूसिव एनवायरनमेंट है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद देयर आर सर्टन इश्यूज, चैलेंजेस जिसकी वजह से अक़लियत के अंदर समटाइम एहसास महरूमी और एहसास कमतरी आता है। और आपने भी अक्सर, मैंने आप दोनों को, हुमा साहिबा को और आपको देखा, आप हमेशा इस पे बात करते हैं, खासकर जब फोर्स कन्वर्जन का कोई वाक़या होता है, कोई हीट मटीरियल ऐसा दे दिया जाता है, हेट स्पीच दे दी जाती है जिसकी वजह से अक़लियतों के दिल दुखते हैं। लेकिन मेरी वजारत का होना या पाकिस्तान के अंदर बाकी जो सूबे हैं या हमारी इंटरफेथ थामनी की वजारत सेंटर के अंदर होना, ये इस बात की गमाजी है कि हम इस इशू को एक सीरियस इशू लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आनी चाहिए। जो पाकिस्तानी कौम है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अक़लियत इस पाकिस्तान का बराबर हिस्सा है, उनके हकूक बराबर के हैं। और ये तो आज से नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस वाले उम्री में इस बात का दिया था कि जो हमसाए के हकूक की बात हुई, और ऐसे बहुत सारे वाक़या जो हमारे उलमा इकराम बैठते हैं, बात करते हैं, तो मेरा ख्याल वो तो 1400 साल पहले जब आखिरी खुतबा हज था उसमें एक बता दिया था कि किस तरीके से आपने अपने हमसायों के अक़लियतों के, जब कह दिए कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई अरबी अजमी को फौकियत नहीं है, तो उस वक्त भी एक पूरा एक दे दिया था कि किस तरीके से लोग रहेंगे। आज मैं ये समझता हूँ जब पाकिस्तान के अंदर हम इस अक़लियत के दिन को जा रहे हैं, तो इसके साथ रवैयों के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों एक बच्ची जिसने पंजाब के अंदर, खासकर जो हमारा भावलपुर बोर्ड था, एक हमारी हिंदू बच्ची, उसने भावलपुर बोर्ड के अंदर दूसरी पोजीशन ली, उनको मैंने बुलाया अपने ऑफिस के अंदर, अपनी सीट उनको ऑफर की, और जो सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगी, उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं और खासकर जो ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं उनको मौके नहीं मिलते, मैं एक NGO बना के उनको सर्व करना चाहती हूँ। उसी बात इम्पोर्टेंट कि मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम भाइयों की तरह रहते हैं। तो ये फिर सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए, इस पे बिल्कुल आप अब्दुल्ला साहब बात ठीक कर रहे हैं। रवैयों के अंदर तब्दीली होनी चाहिए, जहाँ पे फोर्स वर्सेस के खासकर जो वाक़यात होते हैं, जहाँ पे के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नफरतों और कदूरतों को बढ़ाते हैं। वेरी राइट, एंड आई थिंक बचपन से ये प्रोसेस शुरू किया जाए ना, तो जरा टॉलरेंस और बर्दाश्त क्या, इनफैक्ट टॉलरेंस की क्या, को एग्जिस्टेंस जो है ना उसकी ट्रेनिंग होती है। बर्दाश्त एंड टॉलरेंस इज आल्सो अ रॉन्ग टर्म बाय द वे। ट्रेनिंग बाय एग्जांपल, मैं तो कहूं कि हर प्राइवेट स्कूल में भी मस्ट होना चाहिए कि क्लास में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो, बिकॉज़ यू नो व्हेन द किड्स प्ले टुगेदर, व्हेन दे ग्रो अप टुगेदर, देन उसका अपना ही मामला और मिजाज बनता है। फिर बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड वी हैव सीन दिस इन कराची। थैंक यू सो मच सरदार साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। अच्छा, और हमारे पास तो एग्जांपल्स भी बहुत हैं। करतारपुर जो है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान में सारे मजहब किस तरह, मतलब हम तो फैसिलिटेट करते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव दोज ऑड यू नो इंसिडेंट्स एज वेल, लेकिन अगर ऑन अ लार्जर स्केल देखा जाए तो हम काफी फैसिलिटेट करते हैं और पूरी दुनिया इसको देख भी रही है। अब्दुल्ला, व्हिच आल्सो रिमाइंड्स मी, हम अभी तक नहीं गए, हमें बस मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिला अभी तक, एंड हम यहाँ से अभी तो हम इस डब्बे से निकले हैं, वो अगली स्टेज है, वो तो अगली स्टेज है, सही है। और दूसरा ये कि कराची में हमने देखा है कि यहाँ बहुत सारे, बिकॉज इट्स अ मेल्टिंग पॉट लिटरली इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द वर्ड, यहाँ बहुत सारे मज़ाहिब के लोग बहुत दिहाइयों से इसी तरह हम आहंगी के साथ रह रहे हैं। सो कराची सिटी इज़ वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जहाँ हिंदू भी आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, पारसी भी होंगे। टू से कि जब आप कराची आके रहना शुरू करते हैं तो तब ज़रा ज़्यादा आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं। आपको पंजाब में उस तरह शायद वो फील नहीं होता क्योंकि नंबर ज़रा कम है वहाँ। दैट इज़ राइट। अच्छा जी, वी नीड टू मूव ऑन क्योंकि टाइम बड़ा कम है, और मूव ऑन जी हम कर रहे हैं। और आपको बताएं कि कराची में, अच्छा ये इस पे कैसे मूव ऑन करें, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कराची में जी सगे बेटे ने फायरिंग करके अपने 65 साल
के बाप और अपने 40 साला भाई को कत्ल कर दिया, यानी बाप को भी कत्ल कर दिया, भाई को भी कत्ल कर दिया, भाभी को भी शदीद जख्मी किया, जो बाद में अस्पताल में वो भी अच्छा बच गई थी, लेकिन अब वो भी चल बसी। और ये इंतहाई अफसोसनाक ऑब्वियसली वाकया तो है ही। हैदराबाद कॉलोनी में कायम अचार वाली गली में भी है यहाँ पेश आया। जब पुलिस पहुंची तो मुलजिम ने भागने की कोशिश की और पीछा करने वाले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग भी की, मगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम ने वालिद की सैलेंसर लगी पिस्तौल से पहले भाई और भाभी को कत्ल किया, फिर नमाज से वापस आने वाले वालिद को गेट पर ही गोली मार दी। नेशनल कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर थे ये। इलाका मकीनों के मुताबिक मुलजिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है और कोई जायदाद का तनाज़ा ही तो बताया जा रहा था। पुलिस को इब्तदाई बयान में मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और मुलजिम के मुताबिक वो दुबई में मुलाजमत के दौरान भाई और भाभी को बैरून मुल्क से पैसे भेजता रहा और जब माली तौर पर मुश्किल हालात उस पर आए तो भाई और भाभी से पैसे मांगे, मगर वो लड़ाई झगड़े पर उतर आए और ऑब्वियसली देन वन थिंग लेड टू अनदर और ये सारा कुछ हो गया। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथी। काशिफ, क्या इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ज़ाहिर बात सामने आई है? काशिफ हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक लेनी है, जल्दी से वापस आना है। कराची में हुए इस हौलनाक वाक़े जिसमें एक नौजवान ही कहेंगे अपने भाई को और भाभी को कत्ल कर दिया। इस पर बात करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है काशिफ मुश्ताक हैं। काशिफ, बैकग्राउंड बताएं। और हमें पता तो है एग्जैक्टली कि क्या हुआ होगा, लेकिन आप बताएं क्या इतराफ़ किया इसने और व्हाट वाज द बैकग्राउंड? देखिए, ये 3 रोज कबल वाकया रिपोर्ट हुआ। जमशेद टाउन का इलाका है, हैदराबाद कॉलोनी, जहाँ जो एक शख्स है वो जायदाद के तनाज़े पर जो है वो घर में दाखिल होता है और इस दौरान इनका झगड़ा होता है। पहले झगड़े के बाद जो है वो ये शख्स जो है वो फायर करता है, पहले अपने वालिद के ऊपर, फिर अपने भाई के ऊपर और फिर इस वाक़े के अंदर जो है वो इनकी भाभी जख्मी होती हैं। ये 3 अफराद जो है, इनमें से 2 जो है वो मौके पे ही दम तोड़ जाते हैं, जबकि जो भाभी है वो जख्मी हालत में कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वहाँ गुज़िश्ता रोज वो भी दम तोड़ गई हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो इलाका वकील वहाँ मौजूद थे, जब फायरिंग की आवाज़ सुनी तो उनकी जानिब से इसे पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जमशेद टाउन जो पुलिस है उसके हवाले किया गया। पुलिस की जानिब से उससे तफ्तीश की गई तो उसकी जानिब से कोई वाज़े बयान नहीं दिया गया है और साथ साथ ये बताया गया कि कुछ जायदाद का लेन देन का कोई मसला था, कोई पैसों का तकाजा ये कर रहा था जो मुलजिम है और इसकी जानिब से ये तमाम तर जो चीजें हैं वो ये बताई गई हैं। इस वाक़े का मुकदमा जमशेद टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया और दर्ज करने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है कि आया इसके पास वेपन कहाँ से आया, कैसे ये फायरिंग की गई। जो फायरिंग में जांबाग इसके वालिद हैं नेमतुल्लाह, इस हवाले से जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है कि आया नेमतुल्लाह के पास क्या जायदाद थी, क्या तकाजा जो है वो ये मुलजिम कर रहा था। तो एग्जैक्टली ये बड़ी ऑब्वियसली यही तो बात है जिस वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन काशिफ, हमें तो यही पता चल रहा है सारी खबर में कि वो खुद जो है बंदा दुबई में रहता था, वहाँ नौकरी करता था, वहाँ जॉब करता था, इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि खुद भी वेल सेटल्ड ही होगा, लेकिन फिर आके अभी वो यहाँ पे उसकी नौकरी चली गई थी और वो यहाँ वापस आ गया था। और दूसरा क्या खुद भी मैरिड था, कोई बाल बच्चे, कोई उसकी भी बैकग्राउंड फैमिली। देखें, पुलिस की जानिब से तय तौर पर ये बताया गया कि एयरपोर्ट के करीब का रिहायशी था। उस रात वहाँ ये पहुंचा और पहुंचने के बाद इसकी पहले तल्ख कलामी हुई। बिल्कुल ये भी मैरिड था और जो इसने अपने भाई को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया। बेसिकली जो इसका झगड़ा था वो इसके वालिद से था। जब वालिद से तल्ख कलामी हुई तो बीच में जो इसका भाई है वो जब वो आया तो उमैदुल्लाह उसका जो है वो नाम बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, तो इसने गुस्से में आकर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसमें ना सिर्फ वालिद को गोली लगी बल्कि भाई को गोली लगी और साथ साथ जो है वो इसकी भाभी को भी गोली लगी। अब इस वाक़े का जो मुकदमा है, जो इनकी भाभी इस वाक़े के अंदर गुज़िश्ता रोज दम तोड़ गई हैं, उनके जो मामू हैं उनकी मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और ये बताया जा रहा है कि गुस्से का बहुत ज्यादा तेज था। इससे पहले भी मुतादिद बार ये झगड़े कर चुका है और घर के अंदर इसी तरह आकर शोर शराबा करता था। पुलिस की जानिब से मुलजिम से भी तफ्तीश की जा रही है, जो मुलजिम के करीबी दोस्त हैं उनसे भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि अहले खाना के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके बयानात भी लिए गए हैं इस हवाले से कि आया ये मामला है क्या और क्या जायदाद का तनाज़ा था, क्या पैसों की लेन देन थी। इस हवाले से मतलब मैं देख रहा था विजुअल में अपना मुंह छुपा रहे हैं, मतलब ये इक़दाम इंतहाई कदम उठाने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तो हो गया।
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन इंडिया के साथ क्या हो रहा है भाई? कभी शाइनिंग इंडिया, कभी मेड इन इंडिया के नारे लगाने वाले भारतीय वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ खुद भारत के गले पड़ती नजर आ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ मोदी पर अंदरून और बैरून मुल्क से दबाव, प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान पर हमला करने और फिर शर्मनाक शिकस्त के बाद से मोदी को हर महाज पर शर्मिंदगी का सामना है। पहले भारतीय सफारती वफ्द मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा, मगर वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बहरान है। किसी एक मुल्क की अहम शख्सियत ने भी वफ्द से मिलना गवारा नहीं किया। एब्सोल्युटली, और ये तो खैर पूरी दुनिया की नज़रों के सामने ही हुआ है। और अब मोदी ने अमेरिका से तजारती मामले में जो है वो सींग फंसाए हुए हैं और भारत को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कल अमेरिका ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया है और भारत पर आयद 25% टैरिफ दुगना करते हुए 50% कर दिया है। कैन यू इमेजिन? 50% टैरिफ। और अमेरिकी बिल्कुल भी लगान टाइप सी नहीं हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने बाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए टैरिफ का दायरा कार जो है वो मजीद बढ़ाने का इशारा भी दिया, यानी अभी वो रुके नहीं है। ये सुने। We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. मतलब पहले ही बता दिया कि अभी तो ये हुआ है, इसके बाद भी बहुत कुछ होना है। तो भारत पर लगाया गया इजाफी 25% टैरिफ जो है वो 3 हफ्तों बाद नाफिज होगा, जबकि पहले से आयद 25% टैरिफ आज से लगेगा। और हालात यहाँ तक जा पहुँचे हैं कि भारतीय गोदी मीडिया, आपको पता ही है, गोदी मीडिया भी गोदी और मोदी भी के तर्ज सियासत पर सवालात उठा रहे हैं मोदी के, और अपोजिशन कांग्रेस अलग सवाल पूछ रही है, बल्कि लताड़ रही है भाई, मतलब सवाल पूछ रही है। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन के रहनुमा मुसलसल सवालात पूछ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नाम नहाद सिंदूर ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स अब तक भारत को महसूस हो रहे हैं। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत के न सिर्फ इलाके में हेजमनी पे सवाल उठ रहा है, और ये जो ख्वाहिश थी ना इनकी, ये मट्टी में मिल गई है हेजमनी कायम करने की, बल्कि आलमी सतह पर बनाई गई नाम नहाद साग भी राख हो रही है। मोदी की तर्ज सियासत से ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क नाखुश हैं, बल्कि लगता यह है कि मोदी का बुखार अब भारतीयों के सर से भी उतरता चला जा रहा है। But you never know, मतलब that can take some time, because आपको कितने वो यूनाइटेड थे just a few months back, जब वो समझ रहे थे कि जी वो पाकिस्तान पे जंग करके पता नहीं क्या मार्का मार लेंगे, तो तब आपको याद है ना उनकी पॉपुलैरिटी। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारत में पाकिस्तान की तरफ से हाई कमिश्नर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। भारत ने, आपको पता ही है, जंगी मैदान में हमसे मार खाई है और उसके बाद यकसर बयानिया ही तब्दील हो गया। मतलब दुनिया ने हमारी तरफ तवज्जो मरकूज की, वहीं भारत को इग्नोर भी करना शुरू कर दिया। खारजा महाज पर बड़े बुरे हालात उनके चल रहे हैं, मईशत को भी बड़ी ज़रा डज लगी है, हम तो यही कहेंगे। अब अंदरूनी सियासत में भी सवालात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। सो भारतीय हुकूमत इस पे किस तरह रिएक्ट करती नजर आ रही है? कितना प्रेशर लेंगे वो? जी हाँ, ये मोदी सरकार इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं, और चूंकि जो भारत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा जंग हुई, उसमें जिस किस्म की शिकस्त भारत को हुई और जिस किस्म के रवैये रवा रखे भारत की हुकूमत ने, और जिस किस्म की गलत बयानियाँ की और मिसलीड किया अपने लोगों को, बहुत से सवालात रेज हो रहे हैं उसके बारे में। और जो भी हाल ही में एक सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, जो डिस्कशन वहाँ पे हुई है, उसमें भी हमने देखा है कि बहुत ही गलत बयानी से और धरोगोई से काम लिया भारत की हुकूमत ने। और चूँकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस किस्म की जो हजीमत है उठानी पड़ रही है, बाहर भी और मुल्क के अंदर भी।
लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या इसको समझ रही है, ख़ास तौर पे भारत में जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ये बताइएगा कि बीजेपी शिद्दत पसंदी वाले जिस बयानिए की सियासत करती रही है ट्रेडिशनली फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, बज़ाहिर अब वो कामयाब होती नज़र नहीं आती, तो इसका क्या अब क्या समझें? क्या ये गुमान रखना चाहिए कि अब या तो मोदी सरकार अपना रवैया बदलेगी या फिर सरकार ही तब्दील हो जाएगी? देखिए, ये कहना कुछ कदरे मुश्किल है मेरे ख्याल में कि क्या होगा, क्योंकि अभी तो देखिए इंतखाबात 2029 में होने हैं और इस साल ये भी आपको याद रहे कि आरएसएस अपनी 100 साला जो उनकी एक इस्टेब्लिश हुई थी 1925 में, उसकी 7 साला तकरीबात ही मना रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ, और चूँकि भारत के अंदर अपोजिशन भी कोई इस तरह मुत्तहिद नहीं है, गो कि इंडिया ब्लॉक मौजूद है, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस तरह जो है उस तरह प्रेशर नहीं है, और चूंकि अपोजिशन भी मुत्तहिद नहीं है और कोई ऐसा लीडर भी हमें नज़र नहीं आता जो कि एक चैलेंज दे सके, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, प्री मैच्योर होगा। अभी देखना ये भी है कि इकॉनमी क्या हालात इकॉनमी के होते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी इस वक्त है, सदमहरी है, उसको किस तरह हैंडल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर अभी बिहार के इलेक्शन से कुछ पता चलेगा जो अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं कि भारत के अवाम क्या सोच रहे हैं। तो ये एक हमें बताएगा, इंडिकेशन देगा बिहार के इलेक्शन, और फिर अगले साल जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो गए वो भी बड़े अहमियत के हामिल होंगे। तो इन दो इंतखाबात से मालूम होगा कि 2029 में क्या होता है। अच्छा, इस पूरे हाल में पाकिस्तान के पास एक मौका है कि मसला कश्मीर और दीगर मामला जो है वो दुनिया के सामने पूरी आवाज़ से उठाए, प्रेशर बनाए कि ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा समेत सब ताकतें जो है ये मसला हल करने में अपना किरदार अदा करें। तो इसके लिए हमें क्या खारजा पॉलिसी अपनाना होगी? ये बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ा है उसमें मीडिएशन करना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत की पोजीशन इस मामले में क्या है। उनका यही कहना है कि ये बायलैटरल इशू है, हालांकि यह बायलैटरल इशू तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। गो कि हमने ये ज़रूर शिमला एग्रीमेंट में इस बात पे इत्तेफाक किया था कि हम इसको बायलैटरल निगोशिएशन के ज़रिए हल करना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली इस शिमला एग्रीमेंट को भी 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। अब अगर भारत बायलैटरली भी उसको नहीं निगोशिएट करना चाहता और सिर्फ उसको डिले करना चाहता है मामला को, जिस तरह हमने देखा 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भारत ने किया, पूरी जो है इक्वेशन ही कश्मीर की तब्दील करके रख दी, तो उस वजह से अब ये बड़ा एक लिहाज से आप कह सकती हैं नामुमकिन हो गया है कि भारत इस मामले को बायलैटरली हल कर सके। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपनी जो सफारतकारी है उसमें थोड़ी बहुत एक विगर पैदा करनी चाहिए, ज़रा जोर पैदा करना चाहिए, ताकि अमेरिका को ख़ास तौर पे इस बात पे राज़ी किया जा सके। बिहाइंड द सीन्स, ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया के सामने हो, बट बिहाइंड द सीन्स भारत को ये मजबूर किया जाए कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर ही एक वाहिद तनाज़ा है जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पीस की अमन में रुकावट है, अमन की राह में रुकावट है, और जब तक ये हल नहीं होता मैं नहीं देखता कि किस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन आ सकता है। तो इसलिए बायलैटरलिज्म प्लस की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। और अगर हम अमेरिका को किसी तौर प्रेसिडेंट ट्रंप को ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे ताल्लुकात में एक अंडरस्टैंडिंग तो पैदा हुई है और उससे हमें भरपूर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और चूँकि इस वक्त हमने देखा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ख़ास तौर पे बहुत सी एक एम्बिवलेंस भी है, वहाँ भी एक बेचैनी सी है, इस्तिराब सा है। तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि हमें एक कंसिस्टेंट और भरपूर तरीके से कश्मीर डिप्लोमेसी पे काम करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। और आप जो कह रहे हैं कि ये मौका पाकिस्तान के लिए भी है, हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारे लिए भी एक सॉर्ट ऑफ ए शॉर्ट विंडो है, बिकॉज सदर ट्रंप का खुद भी टेम्परामेंट ऐसा है कि वो कभी भी तब्दील हो सकता है। बिल्कुल वो अपना माइंड बदल सकते हैं एंड ही डजंट हैव टू एक्सप्लेन व्हाई। ये हमने पास्ट में भी होते हुए देखा है, तो लिहाजा वो जो विंडो है उसी का हमें फायदा उठाना एक तो इसमें चाहिए। हमें जरा तदब्बुर का मुजाहरा करना चाहिए, बड़ा सीरियसनेस के साथ इसको परसू करना चाहिए और इस पे उछलना नहीं चाहिए और मतलब अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और इतनी हेस्ट भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको बैठ भी ना जाए इस पे, मतलब लेट्स डू इट। हाँ, और अपने काम पे फोकस रखें। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है चलें ठीक है, लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर ओन थिंग। वी शुड ऑल फोकस ऑन आवर ओन थिंग। सो अब्दुल बासित साहब हमारे साथ थे, भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर, सो ही नोज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है अभी आपने कहा कुछ दाखिली सियासत की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त को एहतजाज का जो मामला था वो तो आपके सामने ही था, उन्होंने ठान रखी थी, एहतजाज हो गया। कहा तो यही जा रहा है कि जिस तरह का एहतजाज हुआ है, इमरान खान साहब ज़्यादा खुश नहीं है, मगर क़यादत समझती है कि ये एहतजाज ठीक ही हुआ है। कामयाब रहा है। पार्टी चेयरमैन गौहर अली और सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा दोनों 5 अगस्त की सरगर्मियों पर मुतमईन हैं। देखो, कल का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखे खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मैं हमेशा यही कहता रहा कि ये प्लान जो भी है वो सूबाई सतह पे होगी, वो मकामी सतह पे होगी, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। अगर हम पहले से किसी प्लान का ऐलान करते किसी भी सतह पे, तो आप जानते हैं कि क्या होना। तो जो इलाकाई क़यादत थी, जो सूबाई क़यादत थी, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपनी अपनी जो प्लान है उसको खुद वो एग्जीक्यूट करें, उस पर खुद अमल कराएं और खामोश रहें उस हवाले से। ये ठीक है, खिदमत अमली थी, इसको आगे हम मजीद देखेंगे। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया तहरीक इंसाफ का इत्मीनान अपनी जगह, मगर मुस्लिम लीग नून इससे इत्तफाक नहीं करती। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि अवाम अब गाली गलोच और कारकर्दगी की सियासत में फ़र्क करना सीख गए हैं, और यही वजह है उनके मुताबिक कि 5 अगस्त को कोई बाहर नहीं निकला। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतज़ार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का अपना अपना मौक़िफ़ है, मगर हकीकत ये है कि 5 अगस्त गुजर गया, मगर सियासी अमल तो आगे बढ़ना है। हुकूमत बार बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है। कल एक बार फिर वफाकी वज़ीर कानून ने PTI को साथ बैठने का मशवरा दिया। मैं फिर आज रिपीट करता हूँ, आए बैठे, जो अच्छी तजावीज़ हैं हम मिल के, जैसे मैंने पहले कहा है, आप सारे माशाल्लाह आप कानूनदान भी हैं, आप बैठे वहाँ पे आके हमारे साथ उन तरामीम को तब्दील करें, पैसेज के लिए लेके आएँ, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी भी आसान हो। उसका फ़ायदा सियासतदान को भी है, उसका फ़ायदा आम शहरी को भी है। अच्छा, ये भी हम आपको याद दिला दें, ये कोई लगभग समझें कि 4 साल होने वाले हैं तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात या ऐवान के बजाय अपने हर सियासी मसले का हल सड़कों पर तलाश कर रही है, मगर ये ऑप्शन कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। इनफैक्ट विद एवरी पासिंग मोमेंट एंड टाइम, तो ये तरीका जो है, इट्स नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। इट इज़ नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। PTI के सामने मुज़ाकरात और एहतजाज के दोनों रास्ते मौजूद हैं, और पार्टी में दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। देखना है और दिलचस्प होगा ये देखना कि मुज़ाकरात के हामियों की सुनी जाती है या पार्टी पर एहतजाजी सियासत की सोच हावी रहती है, क्योंकि एहतजाजी सियासत से एहतजाज कितना रह गया है वो भी पार्टी को समझ आ जाना चाहिए, और क्या हासिल कर सकते हैं वो भी समझ में आ जाना चाहिए बखूबी। इसलिए जो रास्ता है उसको यूटिलाइज करें, ताकि ये मुल्क भी आगे, मुल्क तो आगे बढ़ ही रहा है वैसे, लेकिन
इट्स गुड कि जरा एक पॉलिटिकल हार्मनी भी डेवलप, हाँ, बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल ना। सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बड़ाई साहब समझना चाह रहे हैं, अगेन इसलिए आपकी मदद ले रहे हैं। 5 अगस्त को एहतजाज करना था, 5 अगस्त को एहतजाज कर लिया गया, तहरीक इंसाफ ने ये मरहला तमाम किया। अब ये इस तहरीक का नुक्ता आगाज़ है जिसे हुकूमत के खात्मे तक जाना है। आपको ऐसी तहरीक का माहौल लग रहा है कि ये जो एंड रिजल्ट चाहते हैं ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये तहरीक 5 अगस्त को शुरू हुई और 5 अगस्त को ही ख़त्म हो गई। इसका नुक्ता अरूज भी यही था और नुक्ता अंजाम भी यही है। तो बुनियादी बात है कि ये ठीक है कि इस दफ़ा निस्बतन बेहतर पीटीआई की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल है ही नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन ना हो ना कोई तहरीक चल सकती है, ना आप एहतजाज कर सकते हैं। सिर्फ केपी में एहतजाज होता है, वहाँ उसकी वजह हुकूमत है, या शायद हो सकता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, लेकिन पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिरे से है ही नहीं। ना मेरा ख्याल है कोई उनके वर्कर्स तक पैगाम पहुँचता है, ना उनसे कोई उनकी कोऑर्डिनेशन है, और जब तक ये ना हो उस वक्त तक तहरीक नहीं चल सकती। अच्छा बड़ाई साहब, आप कहते हैं कि स्ट्रीट पावर होना हो, पीटीआई के पास वोट पावर है। अब ये चेक करने का तरीका तो इलेक्शन ही हो सकते हैं, और इस पार्टी ने बाकी सब फैसलों से पहले बाई इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। आपको लगता है कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, या दुरुस्त फैसला है मौजूदा हालात में इनके लिए? मेरा तो ख्याल है कि नहीं, पर 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बायकॉट किया था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद भी और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में भी ये कमी हमेशा महसूस की जाती रही कि ये जो चांस मिस हुआ, इससे न सिर्फ पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ बल्कि सियासी जमातों को मजमूई तौर पर नुकसान हुआ। सबक हमें यही मिलता है माजी के तजर्बात से कि जितना भी सियासी स्पेस मिले उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की जाए, चाहे आप नाकाम हो जाएं, चाहे आपको स्पेस वाले पूरी जगह ना दें, थोड़ी भी दें, जितनी जगह मिलती जाए उतनी जगह ऑक्यूपाई करते रहें। सियासत का यही दरस है। पार्लियामेंट में जगह मिले, 17 सीटें मिले ले लें, 34 मिले ले लें। पीटीआई को तो बेतहाशा मिली, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो बुनियादी बात है पॉलिटिकल स्पेस को यूज़ किस तरह करना है, वो पीटीआई नहीं कर सके। फिर ऑब्वियसली मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये बताइएगा बराज साहब, अब तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन है कि एहतजाज वगैरह पर फोकस करे, दूसरा ये है कि हुकूमत जिस बातचीत का कह रही है, कुछ और लोग जिस नए मीसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं उस तरफ जाए। तो आपकी नज़र में सब कुछ आजमा लेने के बाद अब तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का सोच सकती है? मेरा ख्याल है कि सारी ऑप्शंस जो है वो यूज़ करनी चाहिए। देखिए, जो हमारा माजी का तजर्बा है कि कभी आप एहतजाज करते हैं, कभी मुज़ाकरात करते हैं। जब मुज़ाकरात में आपको ऐसी डील मिलती है कि आपको स्पेस भी मिल जाए तो उसको अपना लेना चाहिए, और उस सुराख को जो आपको मिला है उसको बड़ा करते जाएं, खला बना लें, आप उससे एक रास्ता बना लें, सुरंग बना लें। तो ये तरीका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कामयाब रहा है। आप इनकलाब वाला तो हमने नहीं देखा आज तक कि कोई सडन इनकलाब आ गया हो। इस दफ़ा शायद आ जाए, लेकिन अभी माजी में तो हमने नहीं देखा। तो इसलिए जो रास्ता हमने देखा है, हम तो वही सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जितनी स्पेस मिलती जाए उसको लेते जाएं और अगली की कोशिश करते जाएं। स्पेस मिल रही है उसे ज़रूर लें, उसको ना छोड़ें, और यूटिलाइज भी करें। बहुत शुक्रिया सोहेल बड़ाइच साहब, हम आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। 5 अगस्त को जो एहतजाज की हुज्जत थी वो तमाम हुई। अब तहरीक इंसाफ ने ये टास्क तो मुकम्मल कर लिया। इसके आगे 2 रास्ते हैं, ये एहतजाज मज़ीद होते रहें और तहरीक की सूरत बन जाए, या एहतजाज जिसका कोई ख़ास असर हो नहीं रहा, इससे आगे बढ़कर पार्टी किस तरफ जाए। अब आपको कोई रास्ता नज़र आ रहा है पीटीआई के लिए? देखिए पहले तो ज़ाहिर है कि जो 5 अगस्त की कॉल दी गई थी और भरपूर एहतजाज की, और ये कहा गया था कि पीक पर एहतजाज जो है वो जाएगा, इससे पहले तहरीक का आगाज़ किया गया। वो तहरीक का आगाज़ कब हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये एहतजाज पीक पर 5 अगस्त को पहुँचेगा, वो हमें देखने को नहीं मिला।
और ज़ाहिर है कि उसकी बड़ी वजह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी लीडरशिप या उसकी स्ट्रेटजी, उसका लाए अमल और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब मुज़ाकरात के लिए भी जब तक इमरान खान साहब सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे और जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि वो टेबल पर बैठने को तैयार हैं और वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी तक जो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या लचक जो है वो इमरान खान साहब के रवैये में नहीं आई है, बल्कि उसके बाद एक और कॉल जो है वो दे दी गई है, जिस तरह की बहन अलीमा खान साहिबा ने कल कहा कि 14 अगस्त की जो है वो कॉल दी जाएगी। एक तो 14 अगस्त की जो तारीख़ है वो पता नहीं पिछले 10 बरसों से हर साल जो है तकरीबन हर साल वो एहतजाज में ही निकल जाती है। 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन है, उस दिन भी जो है वो ये कॉल दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक वाज़े उनको नज़र आ रहा है कि उनकी जो पार्टी है और उनका जो वर्कर है वो डिसअपॉइंटेड है, वो बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन उसके बावजूद कॉल पे कॉल जो है वो एहतजाज की दी जा रही है। होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब अपनी जमात को ये कहते कि वो एक ऐसा फिजिबल इन्वायरमेंट बनाएं और ख़ुद हुकूमत से भी वो ये बात कह सकते थे कि वो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मगर वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुक़्तदरा की तरफ देख रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। हो सकता है कि जो मौजूदा हुक्मरान है वो भी बातचीत ना करना चाहें, लेकिन क्या इमरान खान साहब उनको एक्सपोज कर सकते हैं कि अगर वो खुद उनको कह दें या बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या वो इस निज़ाम को भी एक्सपोज कर सकते हैं अगर वो चाहें, लेकिन ताहाल उनकी तरफ से कोई लचक जो है वो देखने को नहीं मिल रही। आसमा, एक और भी ज़रा कंसर्निंग बात है कि अब जो भी फैसला होना है उसमें इमरान खान के बाद सबसे अहम किरदार अली अमीन गंडापुर का होगा। तो क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त ऐसी मुस्तहकम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आते हैं कि पूरी पार्टी का उन पर भरपूर एतमाद हो? देखिए, उनकी पूरी पार्टी का एतमाद हो या ना हो, लेकिन वो ज़रूरत है इस वक्त पार्टी की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास अक्सरियत है और अक्सरियत के वो वज़ीर आला हैं। पार्टी जो है कम्प्लीटली अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो वो उनके पास है। इससे पहले पार्टी जो थी वो सौंपी गई थी जुनैद अकबर साहब को, लेकिन आपने देखा कि वो एक भी जलसा जो है वो नहीं कर सके थे, मौसर एहतजाज नहीं कर सके थे। तो फिर अब अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा पार्टी वहाँ पे किसके पास जा सकती है? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उनकी ज़रूरत है कि एक तरफ वो उनको मुस्ताफ़ी होने का कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए आप जो है वो कोऑपरेशन ना करें और ऑपरेशन को ना होने दें, जो कि वहाँ पे फितना अल ख्वारिज के ख़िलाफ़ या TTP के ख़िलाफ़ जो है वो रियासत करना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और वो समझते हैं कि उनको इस वक्त जो है कोई सपोर्ट अगर मिल सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा से ही मिल सकती है। मगर अगर कल का एहतजाज अगर आप देखें परसों का, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी कोई ख़ास एहतजाज जो है वो देखने को नहीं मिला, बल्कि 2 रैलीज़ जो थी वो निकाली गई थी और एक रैली में अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पहुँचे। और शायद इसकी वजह ये कि उनके ऊपर भी 9 मई के जो मुकदमात हैं उनकी नाअहलियत की तलवार लटक रही है और इन मामलात को भी 14 अगस्त तक जो है वो निमटना है, यानी इसके ऊपर भी फैसले आने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मामले के ऊपर ताकीद की हुई है या उनकी डेडलाइन है कि इंसदाद दहशत गर्दी के जो अदालतें हैं उनके अंदर इन मामलात को निपटाया जाए। तो इसकी वजूहत ये हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब को कोई चैलेंज इस वक्त मौजूद है। आसमा साहिबा, एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक नज़रिया, ये एक तज्जिया कह लें या नज़रिया है लोगों का कि PTI स्ट्रीट पावर अभी दिखा सके या ना दिखा सके, लेकिन अगर इलेक्शन हुआ तो वोट बैंक की पावर अभी भी उन्हीं के पास है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? वुड यू एग्री? देखिए, वोट की जो पावर है उसके आने तक और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें एक काफ़ी लंबा अरसा है। यानी जब भी इलेक्शंस होंगे हो सकता है कि 2025 के बाद अब जो सूरत हाल बनती है, यानी 2024 में इंतखाबात हुए थे तो 29 में इंतखाबात हो सकता है कि उससे पहले हों। लेकिन देखिए, जब भी इलेक्शंस भी अगर होते हैं तो भी सियासी जमात को अपनी उस इलेक्शन की प्रेपरेशन करनी पड़ती है। हम ये देख रहे हैं कि वोटर तो निकलने के लिए तैयार हो सकता है और बिल्कुल निकलेगा, हो भी सकता है 29 तक क्या सूरत हाल बनती है या उससे पहले जब इलेक्शन होंगे क्या सूरत हाल बनती है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोई भी
कोई जो सियासी जमात है उसकी जो तंजीमी बुनियादें हैं या उसका जो ग्रास रूट के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो कनेक्शन है, जो कनेक्टिविटी है, उसके बगैर पार्टियां नहीं चलती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सोहेल वड़ाइद साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, जो पार्टी इंतज़ाम है ना, पार्टी का जो इंतज़ामी ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एंड इट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, चाहे वो एहतजाज की कोशिश हो या फिर आगे अगर इलेक्शन तक बात आए तो वो लेकिन लिटरली एक शख्स के आने की देर है, क्योंकि खान साहब इज़ द पुल, तो लिहाजा आप सोच ही लें कि वो अगर वो हो जाए तो सारे दोबारा आ जाएंगे। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, अभी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, हालिया दिनों में ना मुल्क के बहुत से इलाकों से गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं, जो कि बड़ी कंसर्निंग बात है। भाई ये क्या हो रहा है एकदम से? ताज़ा तरीन वाक़या कंदकोट सिंध से रिपोर्ट हो रहा है, जहां एक सुसर ने अपनी 2 बहुओं को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और बताया जा रहा है कि इस इलाके से ऑनर किलिंग के इसी नौयत के कई वाक़यात सिर्फ गुज़िश्ता चंद माह में ही सामने आ चुके हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपेता। लेट्स हियर। इस्लामाबाद में दिन ब दिन गैरत के नाम पर खवातीन और मर्द के कत्ल के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला कश्मीर में 3 खवातीन और 1 मर्द को कत्ल किया गया है। बख्शापुर थाना की हदूद में 2 ससुर ने अपनी 2 बहुओं रहीमा खातून और रेशमा खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है गोसपुर थाना की हदूद में मीरानी बिरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है। गैरत के नाम पर एक 16 साल लड़की अली शाह को कत्ल किया गया और एक मर्द जो है असद अली मीरानी को कत्ल किया गया। इसी तरह गुज़िश्ता 6 माह के दौरान जिला कश्मीर, शिकारपुर, कंदकोट और जैकोबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 18 खवातीन और 15 अफराद को जो है गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। और इन तमाम वाक़यात में सिर्फ 2-3 वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं गिरफ्तार हुए हैं, बाकी तमाम वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं वो फरार हैं। बड़ा ही अलार्मिंग एंड कंसर्निंग है ये इशू। मतलब जहां हम बड़े एक फेस्टिव मोड में हैं, वहीं कॉन्स्टेंटली ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट होना मुल्क के तूलो अर्ज से और शहरों, गांव, देहात, गोट, हर जगह से। अब्दुल्ला, कोई नहीं डरता, कोई नहीं समझता, किसी को ये चीज़ बुरी नहीं लगती। मतलब एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट हम इस पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लोग भी जानते ही हैं ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती, शुडंट बी डन, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब हजार कानून भी हरकत में आता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं ना, क्यों नहीं डिटरेंस क्यों नहीं क्रिएट हो रही? माशरे में इसे बुरी निगाह से कब देखना शुरू किया जाएगा? क्या होगा? ये सवालात हैं और हम हमारे जहन में हर वक्त ये अक्सर ही गर्दिश करते हैं कि हाउ कैन वी ब्रिंग दिस चेंज, हाउ कैन द सोसाइटी, क्योंकि एवरी टाइम वी स्पीक अबाउट इट वी हैव सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स कि इट्स स्टिल हैपनिंग। मतलब हम लिटरली ये सोच रहे होते हैं कि अभी पिछले दिनों हमने इतनी बड़ी तफसीली बात की and we report it on daily basis। पिछले दिनों भी नहीं, दहाइयां गुजर चुकी हैं। दिस इज नॉट अ न्यू इशू हियर, बट हो रहा गोइंग स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल हमारी लड़कियों का विमेंस क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मैच था विद आयरलैंड, हम हार गए। And I had like expectations. कौमी वनडे स्क्वाड on the other hand वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज में मौजूद है, जहां कौमी स्क्वाड ने ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया है। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया है। स्वयं अमेरिका से पहुंच गए हैं वेस्ट इंडीज। और हमारी फेवरेट जगह कौन सी? ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। अब्दुल्ला, आपकी मिस यूनिवर्स की नेट सेशन से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स भी की हैं और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। अच्छा जी, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के मामलात और कौन कौन होगा प्लेइंग 11 में शामिल? कुछ हैं इत्तलात? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा आपका। देखें, पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिश वनडे टीम है। हालांकि पिछला जो हमारा वनडे टूर्नामेंट हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हमारी को खातर खा परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में हराया और साउथ अफ्रीका में हमने वनडे सीरीज में शिकस्त दी। और पाकिस्तान की अब्दुल्ला पूरी कोशिश थी
कि ये वनडे सीरीज ना हो, इसको जो 3 मैचों की T20 सीरीज थी उसको 5 मैचों में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन वेस्ट इंडीज जो लास्ट ईयर जो 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, तो अगर आपको याद हो 2 बार की जो वर्ल्ड चैंपियन है वेस्ट इंडीज, उसमें क्वालिफाई नहीं किया था। और डैरेन सैमी जो उनके हेड कोच हैं वो ये चाहते हैं कि अगला जो वर्ल्ड कप होना है उससे पहले एक मजबूत टीम स्टेब्लिश कर ले। लेकिन पाकिस्तान के पास जो आपका सवाल था कि कौन सी टीम होगी, तो देखें पाकिस्तान के एक तो कप्तान चेंज होंगे, मोहम्मद रिजवान आ गए, अब सलमान अली आगा की जगह वो क़यादत करेंगे। हमारे पास बाबर आजम अवेलेबल होंगे, हमारे पास नसीम शाह अवेलेबल होंगे, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक होंगे वनडे टीम में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी वनडे टीम है। और अभी रिसेंटली हमने वेस्ट इंडीज को T20 सीरीज में भी हराया, उसके 6-7 खिलाड़ी तो अब वतन वापस आ गए। तो लेकिन ये वनडे की हमारी बिल्कुल मुख्तलिफ टीम है। और एक जो बहुत ज्यादा सवाल हो रहा है, चूंकि फखर जमान वनडे टीम में शामिल थे, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वापस चले गए और कहा यह जा रहा है कि उनको एटलीस्ट 3 वीक्स लगेंगे फिट होने में। तो कहा यह जा रहा है कि अगर बाबर आजम इस वनडे सीरीज में परफॉर्म कर दें और फखर जमान फौरी तौर पर फिट ना हो सके, तो चांसेस हैं कि जो शारजा में ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है और फिर एशिया कप, उसमें बाबर आजम की T20 फॉर्मेट में वापसी हो सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। वेस्ट इंडीज ने कल जो अपनी 15 रुपये टीम अनाउंस की है, अलराजी जोसेफ जो उनके फास्ट बॉलर थे उनको ड्रॉप किया है, लेकिन वो भी बिल्कुल वेस्ट इंडीज ने भी मोस्टली उनके बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं। तो एक मेरे ख्याल में अच्छा वनडे सीरीज में कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आप तजुर्बा देखें तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान प्रेशर तो उन पे भी है ना, वो भी तो अभी इंग्लैंड से सीरीज हारे हैं। जी हाँ, इंग्लैंड से भी वो 3-0 हारे हैं। और वेस्ट इंडीज में जो सबसे बड़ा प्रेशर है कि इतनी बड़ी टीम जिसकी 70s 80s में इतनी बड़ी लेगेसी रही, लेकिन जो पिछला वर्ल्ड कप था हिस्ट्री में पहली बार वेस्ट इंडीज की टीम उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो वेस्ट इंडीज ने अब बहुत सारी अपनी क्रिकेट में चेंजेस किए हैं। वैसे लेगेसी तो भट्टी साहब हमारी भी बड़ी अच्छी है, मतलब जिस जमाने की आप वेस्ट इंडीज के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे भी बड़े नाम होता था। बट इन एनी केस चलें, ये बताएं कि अब हमारी टीम जो है नाउ इट इज़ इन वेस्ट इंडीज़, वो वहाँ खेलेंगे, कंडीशंस आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरिडा जहाँ पहले खेला जा रहा था। तो उसके लिए फेवर तो वेस्ट इंडीज़ को, जिनकी होम ग्राउंड होता है, फेवर तो ज़्यादा उनकी तरफ ही जाता है। हम प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए? और हम क्या स्पिनर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या पेसर्स होंगे ज़्यादा, क्या होगा, क्या होना चाहिए? देखें अभी हमें अंदाजा नहीं है कि वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि अभी जो हमने फ्लोरिडा में पिचेस देखी वो तो स्पिनर्स के लिए साजगार थी। हमने ये जो 3 T20 हुए उसमें अबरार अहमद को बिल्कुल ट्राई नहीं किया। हमारे पास अबरार अहमद का सुफियान मुकीम के साथ ऑप्शन है, और मेरा ख्याल में अबरार और सुफियान अगर दोनों खेल जाएं, और हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर साइम अयूब भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक तो बहुत अच्छा है। लेकिन पेस अटैक भी हमारा बुरा नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह हैं, हसन अली हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कंपटीशन होगा। लेकिन तजर्बे के एतबार से पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग है ऑन पेपर वेस्ट इंडीज से। तो मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज हालांकि अपने ग्राउंड में काफी टफ टीम रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम, फिर माइक हैसन, अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ T20 में उनकी कोचिंग हमने देखी है, लेकिन वनडे में वो किस तरह की कोचिंग करते हैं, क्या जिस तरह वो T20 में करते रहे बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स पर निसार करेंगे, या एक प्रॉपर, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है। फिर पाकिस्तान में ये जो मैचेस होने, इसका टाइम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रात 11 बजे फ्राइडे नाइट को रात 11 बजे मैच शुरू होंगे। मेरा ख्याल सारी रात जाकर ये मैच देखना पड़ेंगे। जो हमारे यहाँ तो आपको पता है लोगों को बड़ा, चलिए ये तो अच्छा ही है, बिल्कुल है, इंटरेस्ट भी है और वीकेंड भी है, तो लिहाजा इल बी गुड, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा जी बिल्कुल जी अब्दुल्ला। बाबर और रिजवान से हम बात करते रहते हैं। अभी हमने T20 में देखा, मॉडर्न डे क्रिकेट में बाज़ लोगों की राय ये है कि इनकी जगह दोबारा बनना मुश्किल है। So what do you think of this? देखिए T20 फॉर्मेट में तो अभी जो हमारे यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके होते हुए फिर जगह मुश्किल है।
लेकिन अब जितना फोर्स चेंज हमने देखी, फखर जमान अनफिट होके बाहर हो गए। फखर जमान को पहले थायराइड का इशू था, वो लंबे अरसे तक बाहर रहे, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आए, फिर पहले ही मैच में जो कराची में हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड दोबारा अनफिट हो गए, अब ये तीसरी बार अनफिट हुए हैं। हाँ, फखर की जरा फिटनेस अब कंसर्निंग हो चुकी है। मौके से फायदा उठाना चाहिए। जो सवाल माइक हैसन से टाइम नहीं है, कल करते हैं, बाकी बाकी बातें कल करेंगे इंशाल्लाह। बाय।